ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कृष्णाष्टमी टू ऑल। सबको कृष्णाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों को विजयनगर भी देखना है। मैंने दारा शिकोह पर कल मैंने छोड़ा हुआ था, वहां से आगे बढ़ूंगा। कल तो मैंने आप लोगों को कोई मेंस का क्वेश्चन दिया नहीं था जिसे आप लोगों ने कवर किया होगा। अब आपका कल्चर बस लास्ट पर ही आ रहा है। मंडे को आपका क्लास समाप्त होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मंडे तक हम आपको फिर मॉडर्न कल्चर तक भी ले जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको उसी दिशा में ले जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। अब क्या है कि अगर हम देखो, दो तरह की पढ़ाई होती है। तुम लोग मैच्योर हो गए होगे, लास्ट डे में फिर पूछ लूंगा कि दो तरह की पढ़ाई होती है। एक है कि आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज में हैं, तो चारों तरफ इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है और इसी से एक बच्चा परेशान हो रहा है, वो विचलित हो जा रहा है, वो दिशा को नहीं पकड़ पा रहा है। अलग अलग संस्थान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें बच्चों को वहीं पर आती है कि इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। तो पहले क्या करना होगा, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो एक स्ट्रक्चर जब कायम हो जाएगा, तब इंफॉर्मेशन को तुम बढ़ा सकते हो। जैसे आप मान लो हिस्ट्री पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, तो गलत है। क्या है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई करोगे तो फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जन्नत और जहन्नुम दोनों चला जाता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाता है। तो हम न यहाँ के रह जाते हैं न वहां के रह जाते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर है कि हमने जो आपको मेंस का 100% वर्क को अपने दिमाग में लेकर चला हूं और मैंने 60% प्रीलिम्स के काम को दिमाग में लेकर चला, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन 60% सॉल्व होना होगा वो इसी बेसिस पर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। और 20% क्वेश्चन के लिए तुमको बहुत थोड़ा सा अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा और 20% क्वेश्चंस को बस लक पर छोड़ देना होगा। वो प्रीलिम्स में मुश्किल है करना, है ना। तो इस तरह से एक व्यवहारिक रणनीति के तहत आपकी तरक्की हो जाएगी। तो चलिए, पहले हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं उसको हम कवर करते हैं और आप लोग पीछे उसको सॉल्व करते आए हो, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें 4 चॉइसेस है। देयर आर द 4 चॉइसेस एंड पर्टेनिंग टू मियां तानसेन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट चॉइस कि व्हाट स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट तानसेन। तानसेन के बारे में जो इतने भी यहां पर स्टेटमेंट दिए गए उसमें गलत स्टेटमेंट क्या है? पॉइंट ए, चॉइस ए, तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी। ओके। बी, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। चॉइस सी, तानसेन ने अपने संरक्षकों के लिए गीतों की रचना की। एंड चॉइस डी, तानसेन ने अनेक रागों का आविष्कार किया। ये 4 है। अब इसमें आपको जो रॉन्ग चॉइस है वो फाइंड आउट करना है, कोशिश करिए। एक बार फिर गौर से देखिए, तो तुक्का, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल गेस, शब्दों में इंटेलेक्चुअल गेस और लेमैन टर्म में कहते हैं तुक्का। जरा तुक्का लगाइए तो। फिर कुछ चेंज करिए, फिर तुक्का लगाइए, फिर चारों चॉइस को पढ़िए, एक बार फिर कोशिश करिए। क्या आ रहा? डी। देखो डी कैसे करोगे, मैंने कल आपको बताया था कि देखो तानसेन ने कुछ प्रमुख रागों का आविष्कार किया। मैं आपको बताता हूं, मियां की तोड़ी, मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़। दरबारी कन्नड़ मतलब तानसेन ने जो कुछ रागों का आविष्कार किया, उन रागों का नाम है मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़।
तो अब इसमें जो आप देखते हो एक टर्म आता है मियां की तोरी और मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़। दीज आर द थ्री डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट रागाज। तो ये जो डिफरेंट रागाज है, मियां की तोरी, मियां की मल्हार और दरबारी कन्नड़, ये बेसिकली तानसेन ने आविष्कार किया है। तो चॉइस नंबर डी के लिए कोई जगह नहीं है। जो आपका आंसर है वह तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी, गलत है। अकबर के दरबार में जब तानसेन आया तब तक वह रीवा के रामचंद्र के दरबार में था, और जब वही दरबार में था तो एक ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने जब उसके राग को सुना था तो बहुत खुश हुआ था और उसने उसको उपाधि दी थी तानसेन की। और अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन की उपाधि मिल गई थी। तो इसका आंसर आपका चॉइस नंबर ए होगा। कई बार ऐसा सटल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के शासन काल में चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद भारत आए थे। 2, उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में पशु आकृतियों का एक महान चित्रकार थे। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट कि इन जहांगीर्स कोर्ट मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद appeared. And the second one, Ustad Mansoor was a great connoisseur and a great expert in the portrayal of the nature and animals. तो 2 है चॉइस। इसमें आपको सही चुनना है। चॉइस ए में केवल 1, चॉइस बी केवल 2, चॉइस सी 1 और 2 और चॉइस डी न तो 1 ना ही 2। देखो मैं स्टूडेंट्स, कल मैंने आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन पूछा था, आज मैं पेंटिंग्स पर पूछ रहा हूं और कुछ ऐसी चीजों पर जो आर्ट पर ही। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि इसमें आपका काम थोड़ा कच्चा है। मतलब इसमें आपने रिवीजन वर्क ढंग से नहीं किया। हो सकता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं और हो सकता है कि आप कुछ दूसरे काम में ज्यादा बिजी हो। मेरा रिक्वेस्ट एक बार यह है कि आप एक बार इस बात को मतलब आप मान कर चलिए कि आपको फिर विशेष रूप से तैयार होना है और इसको फिर रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं आया था तो हुमायूं अपने साथ ईरान के दरबार से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को लेकर आया था। तो ये चॉइस तो गलत हो गया फिर। और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का वाकई में बहुत बड़ा चित्रकार था। मैंने मैटर में भी आपको दिया हुआ है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद भी आपके मैटर में होगा। तो इस लिहाजन आपका उत्तर बनता है बी, केवल 2। मिस्टर अंकुर, किसने बी किया है कि नहीं? बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गायक गोपाल नायक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सॉरी, मान कौतूहल की रचना ग्वालियर के मानसिंह ने की थी। 3, इब्राहिम शाह सर्की ने संगीत की एक नई शैली ख्याल का विकास किया। इसमें जरा ट्राई करके देखिए। देखिए, आपको कंफ्यूजन का कारण यह है कि यहां पर एक नाम मिला है इब्राहिम शाह सर्की, लेकिन हमने आपको हुसैन शाह सर्की बताया है। हुसैन शाह सर्की, इब्राहिम शाह सर्की के समय मैंने आपको बताया है कि एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई संगीत शिरोमणि। तो लेकिन तब है कि इसके अगर ये क्वेश्चन में आपको अगर गलतफहमी हुई या गलती हुई तो मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत क्लोज चॉइस था। शर्की ये चॉइस देने में ही गलती हुई। यहां नाम बदल कर दिया जाना चाहिए था। कोई ऐसा शासक, जैसे अगर देना ही था तो बीजापुर के शासक का नाम दिया जा सकता था कि इब्राहिम आदिल शाह ने की, तो बात पकड़ में आ जाती। लेकिन हुसैन शाह सर्की और इब्राहिम शाह सर्की इतना क्लोज चॉइस है कि अगर आपने गलत भी किया तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। वैसे 1-2 होना चाहिए इस हिसाबन, क्योंकि इस हिसाबन ये गलत हो गया तो ये और ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि वो गोपाल नायक के दरबार में आया था। तो आप यही मानकर चलिए।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन प्रवृत्तियां जहांगीर काल की चित्रकला में देखने को मिलती है? इस काल में पांडुलिपि चित्रकारी का प्रचलन कम हो गया तथा छवि चित्रकला का महत्व बढ़ गया। दूसरा, प्रकृति तथा पशु के चित्रण को विशेष प्रोत्साहन मिला। तीसरा, चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव में वृद्धि हुई। चौथा, तैल चित्रकला का विकास हुआ। तैल चित्रकला का विकास हुआ। बी फास्ट। मैक्सिमम 123। यस, गुड। क्योंकि 1 2 3 4 अगर चॉइस रहता तो आप फंस सकते थे। आप ध्यान रखिएगा वैसे आगे के लिए, मुगल काल में तैल चित्रकला का विकास नहीं हुआ है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, ये गलत है। तो आपका उत्तर में 1 2 3 4 का कोई चॉइस है भी नहीं। ये सुखद संयोग है। 2 3 4 का है लेकिन 1 2 3 4 का नहीं है। अगर 1 2 3 4 का होता तो मुझे डर है कहीं आप चुन तो नहीं लेते तैल चित्रकला में भी, लेकिन तैल चित्रकला का इसमें स्कोप ही नहीं इस क्वेश्चन में, इस लिहाज में ये क्वेश्चन 1 2 3 हो गया। एंड जहांगीरी महल अकबर के द्वारा किस क्षेत्र में बनवाया गया था? मैंने आपको बताया था कि कई बार बहुत छोटा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन दे जाता है और पता चलता है कि भाई जहां किश्ती मिली डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो ऐसा होता है, मतलब आप ही से नहीं होगा, किसी से भी हो सकता है। तो आप इसमें एक सही चॉइस चुनिए, तो जरा मैं देखूं कि इसमें आप सही जगह जहांगीरी महल अकबर के द्वारा किस क्षेत्र में बनवाया गया था इसको आप चुन पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपने आर्किटेक्चर मैंने दिखाया भी था जहांगीरी महल रेड कलर का, याद करिए। आगरे का किला, दैट इज करेक्ट, बी। इसमें डाउट आपको फतेहपुर सीकरी में हो सकता था। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें कंफ्यूजन की बहुत स्कोप था, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचना है। आपका उत्तर होना चाहिए आगरे का किला। ओके, बस समाप्त। अब चलिए मैं आपको कल जहां दारा शिको कवर करवा रहा था वहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये 2 हमको करवाना है। देखिए, दारा शिको एक तरह से समझिए तो हिंदुस्तान के लिए एक नियामत होता, क्योंकि दारा शिको में जितनी उदारता थी, जैसे आप यही समझिए पहले शाहजहां भी अपने जब शाहजहां था उस समय वो अपने धार्मिक बातों में शाहजहां बहुत कट्टर था। ओके, तो शाहजहां, देखो मैं आपको बताऊं कि तीर्थ यात्रा कर वह पुनर्जीवित करना चाहता था। वो तो आपको बनारस का संत थे कविंदाचार्य, उन्होंने रिक्वेस्ट किया शाहजहां को कि आप तीर्थ यात्रा कर को पुनर्जीवित मत करिए। आगे तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को औरंगजेब ने पुनर्जीवित किया। सो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू शाहजहां वाज प्रिकर्सर टू औरंगजेब इन द मैटर ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मतलब शाहजहां रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के मैटर में औरंगजेब का पूर्वगामी था। सो इन दिस वे शाहजहां वाज गोइंग टू बी डिफरेंट, यू नो। अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं मैं इस संदर्भ में आपको यह बताना चाहता हूं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व दिस पॉइंट। और दारा शिको बाद में शाहजहां के व्यक्तित्व पर, दारा शिको और उसकी पुत्री जहान आरा बेगम के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा, और दोनों धर्म के बातों में काफी उदार थे, इसलिए शाहजहां का व्यक्तित्व भी बदल गया। मैं आपको बताऊं कि दारा शिको जब यूथ था, जब वह प्रिंस था, क्राउन प्रिंस था,
शाहजहां ने जब उसको वली अहद की उपाधि दी थी और अपने दरबार में अपने चेयर के बगल में उसका चेयर स्थापित किया था, उसका सिंहासन, छोटा सा सिंहासन, क्राउन प्रिंस की उपाधि दी थी उसे, और उसके जात रैंक को भी बढ़ाया था। मनसबदारी में आपको बता चुका हूं 40,000 से बढ़ा के 60,000 किया था। उस समय वो धन के मामले में इतना उदार था कि बनारस से उसने पंडितों को बुलाकर, जिसके हेड कविंदाचार्य थे, और 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था फारसी में। और उन 52 उपनिषदों जिसका उसने अनुवाद करवाया था, उसका नाम रखा गया था सीरर-ए-अकबर। सीरर-ए-अकबर उस अनुवाद का नाम था। स्वयं उसने योग वशिष्ठ का अनुवाद किया था। मैं आपको बताऊं कि 2021 का प्रश्न बता रहा हूं। यूपीएससी में होता क्या है कि कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव या स्टैंडर्ड बुक आती है तो कई बार उस स्टैंडर्ड बुक पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो 2021 में एक बुक मुजफ्फर आलम की आई हुई थी सूफिज्म के ऊपर। उसमें एक चैप्टर दारा शिकोह पर था। तो उसमें एक मुद्दा उठाया हुआ था मुजफ्फर आलम ने कि जब अकबर के समय निजामुद्दीन पानीपती नामक विद्वान ने योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था, तो दारा शिकोह ने दोबारा अनुवाद क्यों किया? तो उन्होंने बताया हुआ है कि एक्चुअली दारा शिकोह अपने आप को हिंदुस्तान के भावी बादशाह के रूप में तैयार कर रहा था। अब सोचिए, हिंदुस्तान के भावी बादशाह के रूप में वो अपने आप को तैयार कर रहा था। तो अपनी तुलना राजा राम से कर रहा था। जैसे राजा राम, आपने राम राज्य का नाम सुना है, तो राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं था। वो उसी तरह का आदर्श उसके मन में था अपने लिए, अपने शासन के लिए। तो योग वशिष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ यह है कि वशिष्ठ राम के गुरु थे और राम को वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने राम को, जब राम का सिंहासनारोहण होने वाला था, हालांकि दुर्भाग्यवश वह नहीं हो पाया, जब राम का सिंहासनारोहण होने वाला था तो वशिष्ठ ने उनको शिक्षा दी थी कि एक आदर्श शासक को किन बातों का पालन करना चाहिए, और राम ने उन्हीं बातों का पालन करने का निर्णय लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस समय उनको गद्दी नहीं मिल सकी और वनवास हुआ। तो वह जो ग्रंथ है उसमें वशिष्ठ के द्वारा राम को एक योग्य शासक और एक आदर्श शासक को किन शर्तों को पूरा करनी चाहिए, ये शिक्षा दी गई। और दारा शिकोह ने उसका अनुवाद करके यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि मैं भी वशिष्ठ की कही गई इन बातों का अनुसरण करना चाहता हूं। लेकिन उसका भी दुर्भाग्य रहा कि औरंगजेब ने उसे गद्दी नहीं लेने दी। तो ये बात मुजफ्फर आलम ने लिखा। अब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ठीक उसी बार जब प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन देखा तो मैं हतप्रभ रह गया कि देखो, जो भी क्वेश्चन सेटर है मुजफ्फर आलम की इस बुक को पढ़ा हुआ था। क्योंकि हम लेटेस्ट बुक लेते हैं, हम पुस्तकों का संसार बुक रिव्यू भी प्राय टाइम टू टाइम करते थे। क्योंकि नई बुक पढ़ना मेरा शौक है और खास के हिस्ट्री का बुक तो मेरा सब्जेक्ट भी है एक्सक्लूसिवली, तो हम उसको विशेष, वैसे मैं और भी सब्जेक्ट के बुक्स को लेता रहता हूं और उनके टच में रहता हूं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने मुजफ्फर आलम की बुक ली थी लेटेस्ट, और उसके मतलब लगभग 3 या 4 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। तो प्रीलिम्स में मैंने एक क्वेश्चन देखा, वो ये था कि योग वशिष्ठ का अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का अनुवाद निम्नलिखित में किस बादशाह के काल में किया? चॉइस ए था अकबर, चॉइस बी जहांगीर, चॉइस सी शाहजहां एंड चॉइस डी औरंगजेब। अब हाईलाइटेड जो है बच्चों, वो है दारा शिकोह को श्रेय मिलता है। और अगर दारा शिकोह ने किया तो शाहजहां के समय किया, और निजामुद्दीन पानीपति ने अकबर के समय किया, और वहां पर निजामुद्दीन पानीपति दिया हुआ था, चॉइस अकबर हो जाना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स दारा शिकोह मानकर और उसको लगा दिया। मैंने सोचा कि भाई दारा शिकोह को श्रेय दिया जाता है, लेकिन शायद निजामुद्दीन पानीपति नहीं किया होगा और फिर वो शाहजहां लगा देता है।
तो इतना क्लोज ऑब्जर्वेंस कभी कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का होता है। अब समझ सकते हो आप कि जो क्वेश्चन सेटर होता है वो बहुत लेटेस्ट करंट में होता है, इसलिए प्रीलिम्स में हमेशा करंट पर नजर होना आवश्यक होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो। तो चलो ये बात हुई। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि उसने दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन का सिद्धांत दिया। जैसे एक सूफी संत थे मोहम्मद गौस, तो मोहम्मद गौस का सिद्धांत था जिसका नाम था बहर उल हयात। बहर उल हयात का मतलब है कि जितने भी धर्म है एक ही मुकाम पर मिलते हैं, सबका सार एक है। और दारा शिकोह ने उसी को आधार बनाकर लिखा मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन का मतलब है कि सारी नदियां उसी समुद्र में मिलती है, मतलब वो भी धार्मिक सद्भाव की बात की है। तो देखो मैंने इसको कैसे डील किया है कि पिछले लगभग 600 वर्षों तक साथ साथ रहते हुए हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों ने जो गांगी जमुनी संस्कृति का विकास किया, गंगा यमुनी संस्कृति का विकास किया था, दारा शिकोह उसका जीवंत रूप था। हिंदुस्तान में भक्ति एवं सूफी संतों तथा अकबर जैसे महान पादशाह ने धार्मिक सद्भाव की आधारशिला रखी थी। दारा शिकोह ने न केवल उस विरासत को स्वीकार किया बल्कि उसे और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दारा शिकोह सूफी संत मोहम्मद गौस के दर्शन से बहुत प्रभावित था। मोहम्मद गौस के द्वारा बहर उल हयात का सिद्धांत दिया गया था। इसका सार था कि सभी धर्म के मूल भाव में एकता है। दारा शिकोह ने इसको आधार बनाकर मज्म उल बहरीन समुद्रों का मिलन का सिद्धांत दिया। मध्यकाल में जब लोग धार्मिक उन्माद से ग्रस्त थे तब दारा शिकोह के द्वारा विभिन्न धार्मिक पंथों के बीच एकता का सूत्र खोजने का प्रयास अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि था। उसने अपने विचारों को केवल मनन और चिंतन तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उसने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन कर हिंदू धर्म के मन को समझने का प्रयास किया। वो हिंदू विद्वानों के संपर्क में आया और फिर भागवत गीता और योग वशिष्ठ जैसे संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। साथ ही उसकी देखरेख में 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। इसे सीरत अकबर का नाम दिया गया। इस प्रकार अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के बीच समन्वय का जो सूत्र खोजा था, दारा शिकोह ने उस सूत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। मतलब कि जैसे देखो, अब अकबर का क्या है कि अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्र खोजा। किस स्तर पर? तो मनन और चिंतन और विचारों के स्तर पर, दीन इलाही। और दारा शिकोह ने उसे साहित्य के माध्यम से भी, ग्रंथों के माध्यम से भी उस एकता को, क्योंकि पढ़ा लिखा था, अकबर तो शिक्षित नहीं था और दारा शिकोह काफी शिक्षित था, तो उसने ग्रंथों के माध्यम से खोजने का प्रयत्न किया था। दारा शिकोह ने उस सूत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया। अकबर ने इबादत खाना एवं धार्मिक वाद विवाद के माध्यम से हिंदू धर्म एवं इस्लाम के बीच की एकता को समझने का प्रयास किया। दारा शिकोह ने उस एकता को बेहतर समझने के लिए शास्त्रों का अन्वेषण किया। कितना बढ़िया है दोनों। दारा शिकोह की बेहतर शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण यह काम उसके लिए आसान था। अपनी उदार धार्मिक विरासत के कारण दारा शिकोह को लघु अकबर कहा गया है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यदि दारा शिकोह को हिंदुस्तान के पातशाह का पद प्राप्त होता तो हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति की परंपरा को एक बेहतर दिशा मिलती, परंतु औरंगजेब के सिंहासनारोहण ने मुगल दरबार की नीति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया। भारत में 16वीं सदी के काल को किस आधार पर भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जा सकती है? अब देखो 16वीं सदी के काल में क्या हुआ। एक बार क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा था शॉर्ट नोट में, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कभी आपको जीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शनल के 20% क्वेश्चन जीएस में रिपीट करते हो। तो हमें लगा कि भाई जीएस में क्योंकि 20% ऑप्शनल के जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोट्स वो जीएस में रिपीट करते हैं, तो आई वॉज डाउटफुल कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएस में आपको क्वेश्चन बना दे। तो मैंने बस इसको अपने ढंग से प्रयत्न किया और हमने इसको फॉर्म किया। तो 16वीं सदी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सदी है, क्योंकि इस काल में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट को मुगलों के अधीन उसका विकास हो रहा है। और फिर 16वीं सदी में ही अकबर जैसा एक उदार शासक आता है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता का सूत्र खोजने का प्रयत्न करता है। और अकबर के समय ही कला का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है और भारत की समन्वित संस्कृति का विकास होता है। इसलिए इसको भारतीय पुनर्जागरण, हिंदुस्तान का पुनर्जागरण 16वीं सदी को कहा जा सकता है इस आधार पर। तो हमने यहां पर आपको दिखाया कि पुनर्जागरण से तात्पर्य है पुनरुत्थान। यह पुनरुत्थान किसी भी क्षेत्र में देखा जा सकता है, राजनीतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक। भारत के 16वीं सदी के काल को इस आधार पर पुनर्जागरण के काल की संज्ञा दी जा सकती है कि इस काल में धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समन्वय की नीति को विशेष प्रोत्साहन मिला।
16वीं सदी में भारत में धार्मिक सद्भाव और समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन देने भक्ति एवं सूफी आंदोलन और अकबर जैसे पादशाह ने अहम भूमिका निभाई। 15वीं सदी में अकबर एवं नानक जैसे संतों ने ईश्वरीय एकता की बात करके मानव की एकता की ओर संकेत कर दिया। इसे जायसी जैसे सूफी संतों ने आगे बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में कही। फिर पादशाह अकबर ने सुलह एक कुल की नीति पर बल देकर, सुलह एक कुल जानते ही होंगे, एक नई मिसाल कायम की और इस काल में धार्मिक सद्भाव की नीति पर बल दिया, जब न केवल पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया तथा अपने को सभ्य कहने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था। देखो, कहीं पर भी अगर आपको अकबर की तारीफ में लिखनी होगी तो आप इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ यही नहीं कि अकबर ने धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई, बल्कि अकबर ने उस समय धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई जब न केवल पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में बल्कि दुनिया को सभ्य बनाने का दावा करने वाले यूरोप में भी धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो वहां पर धर्म के नाम पर रक्त बहाया जा रहा है, उस समय अकबर ने धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई है। पुनर्जागरण का यह तत्व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता था। हिंदुत्व एवं इस्लाम की गंगा जमनी, हिंदुत्व एवं इस्लाम की गंगा जमनी संस्कृति कला एवं साहित्य में भी व्यक्त हुई। अकबर के अधीन स्थापत्य की मेहराबी एवं शातीरी शैली में समन्वय हुआ तथा व्यापक निर्माण कार्य किया गया। यही समन्वय चित्रकला एवं संगीत कला के क्षेत्र में भी देखा जा सकता था। चित्रकला के क्षेत्र में दशवंत एवं मीर सैयद अली जैसे चित्रकार तथा संगीत के क्षेत्र में तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे महान गायक 16वीं सदी की उपलब्धि है। इस काल में कथक नृत्य एवं ध्रुपद गायकी को व्यापक संरक्षण मिला। फिर यह वह काल था जब देशी भाषा साहित्य के रूप में हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी एवं पंजाबी सभी को प्रोत्साहन मिला। मतलब देशी भाषा का तो विकास हो रहा है। इसमें भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि यह सही है कि 16वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण से पृथक रहा। यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह इसमें तर्कवाद का तत्व उतना प्रबल नहीं था, तर्कवाद का, परंतु यह अपने स्वरूप में विशिष्ट एवं मौलिक था, क्योंकि यूरोप में होने वाले धार्मिक तनाव की जगह यह धार्मिक समन्वय पर बल देता था। इसलिए 16वीं सदी के भारत को पूर्व आधुनिक काल के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे देखो, पूर्व आधुनिक काल मैंने ये कहा, जब मैंने तुम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो याद होगा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो यही कहते आ रहे थे कि प्लासी के युद्ध के साथ भारत में आधुनिक युग आया। लेकिन उसमें एक समस्या आ जाती है, आप लोग सोच कर देखिएगा। प्लासी के युद्ध के बाद तो ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में स्थापित हुआ और भारत का औपनिवेशीकरण हुआ। तो जब भारत का औपनिवेशीकरण हुआ तो कुछ भारतीय हिस्टोरियंस ने माना कि भाई, जब प्लासी के युद्ध के साथ भारत का औपनिवेशीकरण हो रहा है तो हम इसको आधुनिकीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं। और जब उन्होंने रिसर्च किया तो जैसे आप एक संजय सुब्रमण्यम तो कहते हैं कि एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था का विकास 16वीं 17वीं सदी में हुआ था और वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था इधर टिल्ट लिया हुआ था, इंडिया की तरफ और चाइना की तरफ, और यूरोप की सोने चांदी छन छन के हमारे यहाँ आ रही थी। और वही समय है कि अकबर जैसे पादशाह का उद्भव हुआ जिसने हिंदुस्तान में समन्वित संस्कृति का विकास किया। और आप देखते हो कला के क्षेत्र में विकास हो रहा, साहित्य के क्षेत्र में हो रहा, स्थापत्य के क्षेत्र में हो रहा। भारत में आप देखोगे कि उसमें यूरोपीय व्यापार के कारण आर्थिक रूप से भी तरक्की हो रही, कृषि के क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा। तो अब जब इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं तो इनको पूर्व आधुनिक काल, अब मतलब मुगल काल को ही बहुत सारे विद्वान मुगल काल को ही पूर्व आधुनिक काल कहने लगे। तो मतलब ये मानने लगे कि ब्रिटिश हमारे में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हम अपनी गति से जा रहे थे और अच्छे ढंग से जा रहे थे। अब आपको थोड़ा विजयनगर से परिचय कराऊं। देखिए, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि वैसे अगर आप विजयनगर को देखेंगे तो विजयनगर में एक आपको देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का जब विघटन हुआ तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के पश्चात बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य आए। तो आपको याद होगा, अब खैर अब याद होगा, अगर आप सोचने वाले प्राणी होंगे तो जरूर याद होगा
और अगर आप सोचने वाले प्राणी नहीं हो तो आप बहुत जल्दी बन जाओगे। मेरा विश्वास है कि मेरे क्लास समाप्त होने के बाद भी मेरे तरीका को आप नहीं भूलोगे, आप इस तरीका को आगे बढ़ाओगे और एक से दूसरे को जोड़कर आप इंटीग्रेट करने का प्रयत्न करोगे। इट्स माई, यू कैन से विश एंड इट्स माई एडवाइस टू यू पीपल। तो आप जब अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तनत विघटित होना शुरू हुआ। तो विघटित होने पर पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विद्रोह, कई विद्रोह हुए। तो विद्रोह तो उसके समय अनेक हुए, लेकिन वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को विद्रोह को दबाता रहा। 2-3 विद्रोह ऐसे हुए जो बहुत सफल रहे। एक तरफ जो उसका विद्रोह था, एक विद्रोह वह उसको आप कहते हो कि मदुरई क्षेत्र, आसान शाह के नेतृत्व में मदुरई स्वतंत्र हो गया। 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया। 1347 में बहमनी राज्य स्वतंत्र हो गया और 1338 में पहले बंगाल स्वतंत्र हो गया था। इतना मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय बताई। फिर आगे मैंने आपको फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद, तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात कैसे स्वतंत्र हो गया, मालवा कैसे स्वतंत्र हुआ, जौनपुर स्वतंत्र हो गया। फिर मैंने आपको मेवाड़ का राज्य तो पहले से ही था पावरफुल, और फिर कैसे गुजरात, मेवाड़ और मालवा के बीच परस्पर संघर्ष हुआ। उसी समय दिल्ली और आगरा में लोधी राज्य स्थापित था, इब्राहिम लोधी महाराणा संघ, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब दक्षिण भारत में आएंगे तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, वो विजयनगर राज्य, जैसे विजयनगर राज्य को स्थापित करने वाला, जैसे उधर कुछ कहा जाता है कि कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के जो विक्षुब्ध अमीर थे, विक्षुब्ध अमीर, उन्होंने मिलकर 1347 में वहां बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जिसका मुखिया हसन गंगू नामक व्यक्ति था, जो बहमान शाह के नाम से सुल्तान बना था। तो मुस्लिम राज्य था। इधर जब आप विजयनगर में आते हो तो विजयनगर में आप देखते हो कि विजयनगर का संस्थापक हरिहर और बुक्का जैसे 2 भाई थे, और ये संगम वंश से जुड़े हुए थे, और इनमें संगम वंश के 5 भाई थे जिन्होंने इस राज्य की स्थापना में मदद की थी। और विजयनगर की स्थापना जब 1336 में हुई तो पहले अब हरिहर फर्स्ट शासक हुआ था, 1336 से लेकर 1346 तक। तो पहला विस्तार जो विजयनगर का हुआ वो हरिहर फर्स्ट के समय हुआ, जब होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर ने अपना पहला विस्तार किया। फिर 1356 तक शासन किया हरिहर प्रथम ने। तो हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ था बुक्का प्रथम, उसका छोटा भाई। तो बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 तक शासन किया। तो बुक्का फर्स्ट के समय बुक्का फर्स्ट का बेटा था, उसका नाम था कुमार कंपन। तो कुमार कंपन ने दक्षिण की तरफ विस्तार करके, मदुरई क्षेत्र था जहां पर पहले एक मुस्लिम शासक एहसान शाह ने उसको स्वतंत्र कराया था, तो मदुरई क्षेत्र को बुक्का फर्स्ट का बेटा ने पराजित करके, और फिर वहां पर उसने विजयनगर का एक बड़ा विस्तार किया था। तो मदुरई क्षेत्र को उसने जीत लिया था। वही बुक्का फर्स्ट का जो बेटा था कुमार कंपन, उसी ने विजय की थी। तो कुमार कंपन की पत्नी का नाम था गंग देवी। तो उसने अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में कुमार कंपन ने उसके पति के उपलक्ष्य में गंग देवी ने एक रचना लिखी थी अपने पति के सम्मान में, जिसका नाम था मधुरम विजयम। तो 1377 तक वही रहा। फिर 1377 में आ गया उत्तराधिकारी उसका हुआ हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय ने, अब देखो उस समय क्या है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा है। तो पहले तो हिस्टोरियंस ने उसको बड़ा ही धार्मिक टर्म में देखा कि भाई बहमनी एक मुस्लिम राज्य है, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है, तो दोनों के बीच जो संघर्ष है वो धार्मिक संघर्ष है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि बहमनी साम्राज्य भी बिना हिंदुओं के समर्थन के नहीं टिक सकता था, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में जहां पर बहमनी राज्य का शासन था, जैसे महाराष्ट्र से आंध्रा तक, उस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या इतनी नहीं थी कि कोई भी शासक शासन कर सकता था। तो बहमनी राज्य का कुलीन वर्ग मराठे तैयार कर रहे थे और हिंदुओं की सहायता से बहमनी शासन करते थे। तो वो अगर चाहते कि हम कट्टर इस्लामी नीति को लागू कर दे, वो लागू होने वाला नहीं था। विजयनगर को देखिए, विजयनगर में क्या था
कि विजयनगर का जो शासक थे तो इनके साथ यह था कि इन्होंने धार्मिक सद्भाव की नीति इन्होंने भी अपनाई, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी इनके यहां थे। फिर बाद में जैसे विजयनगर के शासक में आगे मैं बताऊंगा देवराय द्वितीय है, तो देवराय द्वितीय के समय जब उसने अमीरों की एक बैठक बुलाई, अपने जो अधिकारी थे उनकी बैठक बुलाई और यह पता करने की कोशिश की, क्योंकि विजयनगर को बहमनी बड़ा तगड़ा मुकाबला देता था और कई युद्धों में तो बहमनी ने विजयनगर को हरा भी दिया था। तो उसने यह पता करने की कोशिश की वो देवराय द्वितीय ने कि भाई विजयनगर बहमनी से मुकाबला करे और विजयनगर का पलड़ा भारी हो विजयनगर का, इसके लिए क्या करना होगा। तो उसके अमीरों ने सुझाव दिया कि इसका एक ही तरीका है कि आप मुस्लिम तीरंदाजों की नियुक्ति करिए अपनी सेना में। तो मुस्लिम तीरंदाजों की नियुक्ति करिए जब उसने कहा, तो देवराय द्वितीय ने मुस्लिम तीरंदाजों की बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की अपनी सेना में। अब आपके यहां मुस्लिम तीरंदाज है और आपकी सेना के रीढ़ मुस्लिम तीरंदाज है, क्योंकि वो दौड़ते हुए घोड़े पर तीर बरसाते थे, उसको माउंटेड आर्चर्स बोलते हैं। तो आप धार्मिक कट्टरता की नीति कैसे अपना सकते? देवराय द्वितीय के बारे में मैं प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि देवराय द्वितीय के विषय में कहा जाता था कि धार्मिक मामले में वो इतना उदार था कि वो अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। अब देवराय द्वितीय कौन था बताता हूं। तो मैंने हरिहर द्वितीय कहा, तो हरिहर द्वितीय ने बहमनी को हराकर उसे गोवा, चोल और दाभोल का क्षेत्र छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय तक तो सफलता मिली। हरिहर द्वितीय के बाद फिर उसका डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो बीच में उथल पुथल हुआ, कोई रामचंद्र नामक शासक हुआ, फिर देवराय प्रथम शासक हुआ। तो देवराय प्रथम जब यहां शासक था तब वहां बहमनी में फिरोज शाह बहमनी सुल्तान था। तो देवराय प्रथम का संघर्ष फिरोज शाह बहमनी से हुआ। तो पहले देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमनी से हार गया और दूसरी बार उसने फिरोज शाह बहमनी से जीत लिया और फिरोज शाह बहमनी अपमानित हुआ। अब फिरोज शाह बहमनी के विषय में कहा जाता है कि बहुत बड़ा विद्या व्यसनी था। वो विद्या व्यसनी का मतलब बहुत बड़ा विद्वान था, उसको अनेक भाषाओं का ज्ञान था बहमनी शासक को। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी अनेक पत्नियां थी जो होती ही थी उस समय। तो उन पत्नियों से अलग अलग मूल की पत्नियां थी, अलग अलग भाषा समूह की पत्नियां थीं, और वो अलग अलग भाषा समूह की पत्नी से उसकी भाषा में बात करता था। इतने भाषाओं की जानकारी थी। और उसने गुलबर्गा में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, जिसे प्लैनेट्स या ग्रह नक्षत्र देखा जाता है उसको वेधशाला बोलते हैं, प्लैनेट्स। तो उसने ऑब्जर्वेटरी, जिसे प्लैनेट्स देखा जाता है, तो उसने ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह बहमनी ने। जब फिरोज शाह बहमनी पराजित हो गया देवराय प्रथम से, तो फिर अपमानित हुआ, तो उसको गद्दी अपने छोटे भाई के पक्ष में त्यागनी पड़ी, जिसका नाम था अहमद। तो अहमद शाह सुल्तान हुआ। तो अहमद शाह ने, जैसे बहमनी की राजधानी थी गुलबर्ग, एक जगह है महाराष्ट्र में, लेकिन जब अहमद शाह आया तो अहमद शाह ने वारंगल क्षेत्र को जीत लिया। जहां भी आप गोलकुंडा देखते हो ना, बाद में बना है, वही वारंगल क्षेत्र है। तो वारंगल को जीत लिया, तो उसने अपनी राजधानी बदलने की आवश्यकता उसे हुई, तो वो अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर लाया। तो खैर बहमनी भी अपना चल रहा था। खैर इधर विजयनगर को देखिए कि देवराय प्रथम का उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय हुआ, वो भी एक पावरफुल किंग था। देवराय द्वितीय के बाद फिर इस वंश का पतन हो गया। इसको संगम वंश बोलते हैं, संगम वंश। जैसे मतलब आप अगर ओवरऑल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कहीं भी, तो विजयनगर में जो पहला वंश आपको दिखेगा वो वंश है संगम वंश। संगम वंश। फिर संगम वंश के बाद जब संगम वंश का पतन हुआ, अच्छा इसमें एक बात और भी बता दूं कि बड़ी संख्या में विदेशी यात्री उस समय विजयनगर में आ रहे थे। अ लार्ज नंबर द फॉरेन ट्रैवलर्स वेर कमिंग टू विजयनगर एम्पायर इन द वेरी लार्ज नंबर, द लार्ज इनफ्लक्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। अब मैं आपको बताता हूं,
देवराय प्रथम के समय निकोलो कोंटी आया था, इटालियन था वो। और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था, वो पर्सिया से था, मतलब वो अरब कंट्री से था, अब्दुल रज्जाक। निकोलो कोंटी ने बाल विवाह की चर्चा की थी विजयनगर में, और अब्दुल रज्जाक ने सती प्रथा की चर्चा की। आगे तुम देखो कृष्णदेव राय के समय फिर जो आया था उसमें डोमिंगो पाइस, वो अच्युत देवराय के समय आया था। दुआर्ते बारबोसा विजयनगर के समय आया था, वो भी सती प्रथा के बारे में सूचना देता है। जब कृष्णदेव राय का जो उत्तराधिकारी हुआ तो अच्युत देव राय के समय एक उस समय दो विदेशी यात्री आया था, पोर्चुगीज थे वे। एक का नाम था फर्नांडो नूनिज और दूसरे का नाम था डोमिंगो पाइस। इन दोनों ने, नूनिज और पाइस ने, इन दोनों ने नायकार व्यवस्था पर लिखा। अब नायकार मैं हल्का सा बताऊंगा। नायकार सिस्टम, जैसे अब देखो प्रीलिम्स वगैरह में कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि नायकार सिस्टम कहां प्रचलित था, तो नायकार सिस्टम का बहुत यहां किधर हमने, लेकिन पूरा अब पिलर है कि इतनी कोशिश, यहां पर आपको मिलता है इन्होंने गुंबद निर्मित किया, मतलब उनकी नकल करने स्थापत्यकार आए। पहले मैंने वो स्थापत्यकार बाद में आए। जब 1911 में जब राजधानी दिल्ली बनी, जैसे देखो पहले जो स्थापत्य बनाए उन्होंने मुगलों की नकल करने की कोशिश की। बाद में जब उन्होंने स्थापत्य बनाए उसमें रोमन स्थापत्य जो यूरोप में था उसको कहते हैं नव रोमन शैली। तो नव रोमन शैली का विकास किया और फिर चाहा कि हम अपने तरीके से स्थापत्य का निर्माण करें। पहले मुगलों की नकल करने की कोशिश की, लेकिन देखो फ्लॉप कर गया। मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए ये मुगलों की नकल करने की कोशिश की है इन्होंने। तो गुंबद जो बनाया है, पहले मुगल जो गुंबद होता था, ये गुंबद न बना के ये स्तूप वाला गुंबद बना दिया, जो बौद्धों का स्तूप है। और जैसे ये मॉडर्न आर्किटेक्चर था, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर की विशेषता होती है खुलापन। लेकिन चूंकि ये मुगल की नकल कर रहे थे इसलिए खुला न बना के इन्होंने चारों तरफ से घेर के बनाया। लेकिन हां, ना तो ये मुगल स्थापत्य की बराबरी कर सके, बस उसकी एक घटिया नकल बनकर रह गई। कलाविदों ने इसकी सराहना नहीं की। उसके बाद आप देखिए कि जब नई राजधानी परिवर्तन हुआ तो दो स्थापत्यकार आए। एक का नाम था लुटियंस दिल्ली आपने सुना होगा, दूसरे का नाम था जॉर्ज बेकर। तो जो लुटियंस थे और जॉर्ज बेकर थे, उन्होंने इंडिया गेट बनाया। उन्होंने कनॉट प्लेस, अभी दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस का आपको एक्सपीरियंस होगा तो उन्हीं सबके द्वारा बनाया हुआ, इसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं यार। वो सेंट्रल दिल्ली, उसका मुख्य आर्किटेक्चर उन्होंने ही बनाया है। अब उसी के अगेंस्ट में अभी सेंट्रल विस्टा बना है जो मोदी जी की सरकार ने बनाई है। तो ये जो आप देख रहे हो इसमें, ये बॉम्बे में देखिए गेटवे ऑफ इंडिया बना है। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसमें बॉम्बे था। और ये नव रोमन शैली के आधार पर लुटियंस आर्किटेक्चर देखो, नव रोमन जैसे पिलर्स है ना, वो नव रोमन शैली का। देखिए कनॉट प्लेस का ये पूरा डिजाइन बनाया था उसने। आज भी कनॉट प्लेस बहुत भूल-भुलैया लगता है। और देखिए कनॉट प्लेस पर कंस्ट्रक्शन वर्क है, देखो नव रोमन शैली है। जैसे ये पिलर्स को देखिए, इनके पिलर्स कुछ अलग तरह के होते थे। पिलर्स
ये देखिए नव रोमन शैली, इसमें जो एरो बना हुआ है इसको देखिए ऐसे, ये लगता है जैसे आपने कभी अगर चर्च देखा होगा तो चर्च का डिजाइन आपको दिखेगा। ये नव रोमन शैली का प्रभाव था। अब एक स्थापत्यकार है ल्यूरी बेकर। देखो दो बेकर है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट में भी दो बेकर है, कभी प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना। एक जो मैंने पीछे बताया जो लुटियंस के साथ काम किया है, लुटियंस के साथ काम करने वाले को कहते हैं जॉर्ज बेकर, और यह जो इसने स्वतंत्र रूप से स्थापत्य बना है इसको कहते हैं ल्यूरी बेकर। ल्यूरी बेकर दैट इज कॉल्ड। ल्यूरी बेकर की खासियत क्या है पता है? इसको गरीबों का स्थापत्यकार कहा जाता है। इसने जो मकान बनाए उसको कहते हैं फिल्टर स्लैब विधि। ये बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। इसने ढूंढा तरीका कि हम लोकल सामग्री से ही, क्योंकि हम अगर बाहर से सामग्री मंगाएंगे तो बहुत कॉस्टली मकान का निर्माण होगा, तो हम लोकल सामग्री से बड़ी सस्ती दर पर हमको मकान बनाना है। इतना हवादार मकान बनाया, वही लोकल एलिमेंट्स बहुत कम खर्च पर। जैसे देखिए, ये देखिए लोकल आइटम्स को और लोकल सामग्री को मिलाकर इसने अच्छे ढंग से मकान बनाए। देखिए लोकल सामग्री के आधार पर। ओके, अब ये चित्रकला है, इसको देख लेना कि कुछ मॉडर्न चित्रकला ब्रिटिश के टाइम में, इसमें कुछ और ऐसा है नहीं रवि वर्मा राइटिंग से, बाकी को आप लोग ऐसे ही देख लेना। हाँ, कल मैं आपको मॉडर्न में लाऊंगा, तो मॉडर्न में कैसे कैसे, जैसे ये आर्ट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ऊपर बता देता हूँ टाइटल। और मैं कल और भी आपको कुछ, कल मैं क्वेश्चन भी भेजा है अजिनों को, इसी मैटर में हाँ ने उनको भेजा भी है। ठीक है, तो कल आप लोगों को क्या पढ़ के आना है मैं बता देता हूँ। कल आपको ये पढ़ के आना है, ये वाला, ये जो आपका आधुनिक भारत की संस्कृति और विरासत का, आर्किटेक्चर छोड़कर ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछा हुआ है, ये हमने डाल दिया है, इसको आप लोग देख लोगे। थोड़ा ज्यादा है लेकिन कल इतना पढ़ के आप आओगे तो अच्छा रहेगा। इसको आप लोग पढ़ के आना, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं। उसके बाद लास्ट क्लास आपका मंडे को लूंगा, मंडे की हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, और उसी दिन कल तो आपका क्लास चलेगा, फ्राइडे है कल, और फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। मंडे को हम लोग का काम समाप्त हो जाएगा, और तब मैं मंडे को क्या करना है उसका खास इंस्ट्रक्शन भी दूंगा। आप लोगों से बातचीत भी करनी है उस दिन, क्योंकि आपको आगे की तैयारी में बता दूंगा, आप उसी से फॉलो करते रहिएगा। मतलब किस तरह से हिस्ट्री में कौन सा बुक, जैसे आप लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी आप लोगों की रहती है कि मैं ये बुक पढूं वो बुक पढूं, तो मैं बता दूंगा आपको, आप उसको फॉलो कर लेना। ओके, तो आज मैं यही रुकता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।